जय श्री राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं स्टडीज विद ईक्यू और मैं सिमरन आप सभी के साथ आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ लूसेंट की बुक के नेक्स्ट टॉपिक को। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं हम लूसेंट की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं और लूसेंट की बुक में हमने मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत का पार्ट कंप्लीट कर लिया है और अब हम मॉडर्न हिस्ट्री को कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमारा आज नया टॉपिक है कंपनी के अधीन जितने भी गवर्नर जनरल हैं हम उन्हें पढ़ेंगे दोस्तों। और जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है या जो भी इस चैनल पे नया आया है तो फ्रेंड्स इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए इस पे जो भी नोटिफिकेशन चैनल पे आएंगी वो आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएंगी और काफी हेल्पफुल आपके लिए ये साबित होने वाला है फ्रेंड्स। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनी के अधीन जितने भी गवर्नर जनरल हैं हम उन्हें पढ़ेंगे और इसमें भी हम बहुत सारे गवर्नर जनरल पढ़ेंगे जितने भी बुक में दे रखे हैं, बट उनमें से कुछ ज्यादा स्पेसिफिक हैं जो इंपोर्टेंट है आपकी अपकमिंग एग्जाम को लेकर। हम उनको आइडेंटिफाई बीच में करते जाएंगे कि ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। ओके दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको दिया है बंगाल के गवर्नर। अब बंगाल के गवर्नर की बात करें तो सबसे पहला है आपका रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अब ये इंपोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना फ्रेंड्स। तो जो रॉबर्ट क्लाइव है इसका जो कार्यकाल था ये 1757 से और 1760 ईस्वी और फिर ये पुनः बना दोस्तों 1765 से लेकर के और 1767 ईस्वी में। जो रॉबर्ट क्लाइव है पहले तो 1757 से लेकर के 60 ईस्वी में, उसके बाद ये पुनः बना 1765 से लेकर के और 1767 में। मतलब ये बंगाल का गवर्नर 2 टाइम्स बना। इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्वैध शासन की व्यवस्था किसने चलाई थी, तो वन लाइन में क्वेश्चन में आ जाता है ये। तो ये की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसके तहत क्या होता था कि राजस्व वसूलने, टैक्स वसूलने, सैनिक का संरक्षण करने या विदेशी मामले कंपनी के जो भी अधीन थे, जबकि जो शासन चलाने का काम की जिम्मेदारी किसको दे रखी थी, नवाब के हाथों में दे रखी थी। मतलब इसके अंदर क्या थी, द्वैध शासन व्यवस्था इन्होंने अपनाई थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि, जो कब हुई थी, इलाहाबाद की संधि 1765 में, इसके द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया था। मतलब जो शाह आलम द्वितीय था इसको इसने कंपनी के संरक्षण में ले लिया था। कौन सी संधि से, तो इलाहाबाद की संधि से ले लिया था और जो कि कब हुई थी, 1765 में। तो पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद की जो संधि है ये कब हुई थी, तो ये 1765 में हुई थी और शाह आलम द्वितीय के और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है, फिर है इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इसको देश की राजनीतिक और संवैधानिक जो व्यवस्था है उसमें दखल देने का अवसर मिल गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने क्या किया कि जैसे ही उन्होंने इलाहाबाद की संधि की थी 1765 में, उसके बाद ना देश की जितनी भी राजनीतिक और संवैधानिक जो व्यवस्था थी उनमें दखल करने का इनको अवसर मिल गया और यहीं से ही भारत जो है ब्रिटिश के शासन की नींव पड़ी। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में ब्रिटिश शासन की नींव कौन सी संधि से पड़ी थी, तो वो थी आपकी इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 ईस्वी में हुई थी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा शिताब राय को नियुक्त किया था। मतलब इसने 2 उप दीवान रखे थे रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए, यानी कंप्लीट क्षेत्र के लिए। और बंगाल के लिए तो इसने रखा था किसको, मोहम्मद रजा खान को, और बिहार के लिए इसने रखा था कि राजा शिताब राय को नियुक्त किया था। और अन्य गवर्नर भी थे, जैसे बरेलास्ट था, इसका कार्यकाल था 1767 से और 69 ईस्वी में। और एक था कार्टियर। कार्टियर जो था इसका जो कार्यकाल था 1769 से और 72 ईस्वी तक था। एक था वारन हेस्टिंगस, जो वारन हेस्टिंगस था 1772 से लेकर के और 1774 तक ये आया। देखिए अन्य गवर्नर जो दिए हैं कौन कौन से दिए हैं, एक तो बरेलास्ट दिया है आपका 1767 से लेके और 69 ईस्वी तक। उसके बाद कौन था आपका, आया कार्टियर। कार्टियर के बाद कौन आया, वारन हेस्टिंगस। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरलों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट की। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ आपका 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब जो बंगाल का गवर्नर था पहले उसी ही को एक दूसरा नाम दे दिया इन्होंने, अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसका जो कार्यकाल था वे 5 वर्ष निर्धारित कर दिया। मतलब वन लाइनर क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग जो एक्ट था ये कब हुआ था, तो ये 1773 में हुआ था। ठीक है, और बंगाल इससे हुआ क्या था कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का अब अंग्रेजी क्षेत्रों का जो है गवर्नर जनरल पद उसको दे दिया गया था। और इसका जो कार्यकाल था वे 5 वर्षों का था। और जो इसके अधीन आते थे मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे ना उनको इसके अधीन कर दिया गया। मतलब ये हेड कर दिया गया इसमें बंगाल के गवर्नर को। मतलब कंप्लीट बंगाल का जो गवर्नर था ना वो बंगाल पे इनका पूरा आधिपत्य था। ठीक है, अब उस पर तो इनका पूरा कंट्रोल हो चुका है। अब जो बंबई के और मद्रास जो प्रांत है इनके जो गवर्नर है ना उनको इसके अंडर रख दिया था। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम जो गवर्नर जनरल हुआ वो वारन हेस्टिंगस था और ये हेस्टिंगस का जो कार्यकाल था 1774 से लेकर और 85 ईस्वी हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कंपनी के अधीन प्रथम जो गवर्नर जनरल था तो वे कौन था, तो वे वारन हेस्टिंगस था और इसका कार्यकाल क्या था 1774 से और 85 तक यह रहा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्य कुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष और बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल भी बन गया। यानी इसकी जो योग्यता थी उसके आधार पर इसको बना दिया गया। वैसे तो ये सिर्फ ओनली एक क्लर्क बनकर के कलकत्ता में आया था 1750 में, ठीक है, और इसे बंगाल का गवर्नर और कंपनी का गवर्नर जनरल भी बना दिया गया। दोस्तों अब हम वॉरेन हेस्टिंग्स को डिटेल में पढ़ेंगे। बात करें वॉरेन हेस्टिंग्स की, 1774 से 85 इसका कार्यकाल रहा। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके और कलकत्ता में क्या कर दिया था, स्थापित कर दिया था। फिर 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक तो फौजदारी और एक दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी जो अदालतें थी यह सदर निजामत अदालत के द्वारा क्या होती थी, निरीक्षित होती थी। मतलब जो फौजदारी अदालतें थी इनका जो निरीक्षण करती थी कौन करता था, तो सदर निजामत अदालत करती थी। नाजिम के द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। मतलब जो नाजिम था इसके द्वारा एक दरोगा नियुक्त किया जाता था जो कि अदालत की क्या करता था, अध्यक्षता किया करता था। कौन सी अदालत की, तो फौजदारी अदालत की। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। तो जो दीवानी अदालतें हुआ करती थी इनमें जो कलेक्टर था वो क्या होता था, मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी और जिसकी सहायता के लिए एक तो मुफ्ती होता था और एक काजी होता था। ठीक है, किसके लिए होता था ये, तो जो जिला फौजदारी अदालत थी उसमें एक भारतीय अधिकारी को ये रखते थे अधीन। जिला फौजदारी अदालत को किसके अधीन रखते थे, भारतीय अधिकारी के अधीन रखते थे। और उसकी हेल्प के लिए एक तो मुफ्ती होता था और एक काजी होता था और कलेक्टर इस न्यायालय में क्या करता था, कार्य की देखभाल किया करता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। क्या की गई कलकत्ता में, एक तो सदर दीवानी अदालत की और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना कहाँ की गई थी, कलकत्ता में की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल के 2 सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय किया करते थे। ओके, फिर सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम और मुख्य काजी तथा मुफ्ती और 3 मौलवियों की सहायता से ये न्याय करते थे। मतलब ये सलाह देते थे तब ये न्याय होता था। कौन, एक तो नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवी। ये क्या करते थे, सदर फौजदारी अदालत में सलाह देते थे, उन्हीं से क्या होता था, न्याय होता था। और जिलों की जो दीवानी और फौजदारी अदालत थी इनके मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए कहाँ भेज दिए जाते थे, सदर अदालतों में, क्योंकि सदर अदालतें ही तो इनका निरीक्षण करती थी। फिर आगे की बात करते हैं कि दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में तो हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। जबकि जो फौजदारी मुकदमे हुआ करते थे इनमें सिर्फ मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। इनमें कौन सा होता था, सिर्फ ओनली मुस्लिम कानून। कौन से में, जो भी फौजदारी मामले होते थे उनमें। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, 1772 में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। किसने, तो देखिए 1772 में जो कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स था इसने क्या किया कि जो द्वैध प्रणाली थी उसको तो इसने समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का क्या दे दिया, आदेश दे दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों ही उप दीवानों, एक तो मोहम्मद रजा खां और राजा शिताब बराइक के पद से इनको हटा दिया, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने तो इनको हटा लगाया था। अब इसने उप दीवानों को क्या कर दिया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने वहां से हटा दिया। ओके, और इसने क्या किया, उड़ीसा प्रांत, बिहार और बंगाल इनकी शासन व्यवस्था का जो उत्तरदायित्व है उसे कंपनी को देने का आदेश दे दिया और द्वैध प्रणाली को कंप्लीटली क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की और जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था और इसकी मुख्य 2 विशेषताएं थी कि इसमें 5 वर्षीय ठेके की व्यवस्था थी और इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया था। देखिए दोस्तों, ये इजारेदारी प्रथा क्या थी कि इजारेदारी प्रथा जो थी इसके अंदर जो है इजारेदार नियुक्त किए जाते थे और जो इजारेदार थे ये ठेकेदार हुआ करते थे और इन्हें 5 वर्षों के लिए इनको रखने की व्यवस्था थी और ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते थे। यानी ये उन्हीं ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के लिए ये अलग से क्या करते थे कि यह ठेकेदार जो होते थे ये नीलामी कराया करते थे और जो सबसे अधिक नीलामी करवाता था ना ये उसको ठेकेदार बनाते थे। और वो क्या करता था, वो मतलब वो जमीन जो होती थी उस पर किसानों से काम करवाता, ज्यादा से ज्यादा उस पर टैक्स वसूलने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम होता था, उनका उत्पीड़न किया जाता था। मतलब ये जो बनाई गई ना इजारेदारी प्रथा, इनका मेन मकसद ही ये था कि ज्यादा से ज्यादा ये टैक्स भू राजस्व को वसूल सके। और जो ठेकेदार होता था वो रखरखाव तो करता नहीं था जमीन का, क्योंकि उसको पता था कि भाई टैक्स वसूलना है हमको, तो वो उसका रखरखाव करता नहीं था, ज्यादा ज्यादा बस वसूलने पे रहता था। मतलब किसानों पे उत्पीड़न भी करता था फिर उनका। फिर ये जो जमीन होती थी इसका जो
धन मिलता था, जो लगान मिलता था, उसे पूरी तरह से ये ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से देते भी नहीं थे, यानी उनमें से चोरी कर लेते थे। कौन? जो ये इजारेदार हुआ करते थे। तो ये जो प्रथा थी इतनी प्रचलित नहीं हुई, बट ये इजारेदारी प्रथा जो लाई गई, ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स वसूलने के लिए लाई गई थी, और ये लाया था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इनका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ टैक्स वसूलना था और कुछ नहीं। इसमें बस किसानों को के साथ में उनको कष्टदायक चीजें झेलनी पड़ती थी सिर्फ इन प्रथाओं के चक्कर में। ठीक है, और इसमें जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसे ही लगान वसूलने के लिए क्या बना देते थे? ये ठेकेदार, और इन ठेकेदारों को 5 साल के लिए नियुक्त करते थे। ठीक है, तो ये आपकी इजारेदारी प्रथा है। और इसमें इतना जान लो, जो ये इजारेदार है ना, ये जो प्रथा है, ये चलाई किसने थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने चलाई थी। ये क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया था। तो जो हेस्टिंग्स था, इसमें जो नवाब था मीर जाफर, इसकी जो विधवा थी मुन्नी बेगम, उसको उसका क्या कर दिया था? संरक्षण नियुक्त कर दिया था। 1775 में मुन्नी बेगम को हटा करके मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त कर दिया था। किसने करा ये? तो ये हेस्टिंग्स के वर्क हम देख रहे हैं कि अब मुन्नी बेगम को तो इसने हटा दिया, और उसकी जगह जो मोहम्मद रजा खां था ना, इसको इस नवाब का, इस मीर जाफर का क्या कर दिया? संरक्षक नियुक्त कर दिया। 1776 में जो मनुस्मृति है ना, इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद है, ए कॉड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ था। तो जो आपकी मनुस्मृति है, इसका जो अनुवाद है, यह है ए कॉड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ। और विलियम विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो भगवत गीता का 1785 में किसने अनुवाद किया था अंग्रेजी में? तो विलियम विल्किंस ने किया था। 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक एक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो ये अभिज्ञान शकुंतलम है, इसका 1789 में अंग्रेजी अनुवाद किया। ठीक है, मेन जैसे अगली क्वेश्चन बन सकता है कि भगवत गीता है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था 1785 में? तो विलियम विल्किंस ने किया था। ओके, फिर नेक्स्ट करते हैं। हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए एक प्रथम मदरसा स्थापित किया था। और इसी ही के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की तथा सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। तो ये पूछा जा सकता है कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी? तो 1784 में की थी। और जो जोनाथन डंकन था, इसने बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। ठीक है, और कब की थी? तो 1782 ईस्वी में की थी। फिर नेक्स्ट हम आपको एक नोट दे रखा है कि 1804 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। तो जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1823 में हुई। कहां पर हुई? तो लंदन में हुई। ठीक है, और 1804 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई एशियाटिक सोसाइटी है, इसकी स्थापना कहां पे हुई? बंबई में। और कब हुई? 1804 में। तो आप इसे जितना सुनोगे उतना आपको जल्दी लर्न होगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लर्न रहेगा। कहते हैं ना कि सुनने से ज्यादा लर्न होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की जो वार्षिक पेंशन है वह बंद करवा दी थी। किसने बंद करवा दी थी? तो जो आपका वॉरेन हेस्टिंग्स है, इसने जो मुगल सम्राट है, इनको मिलने वाला जो 26 लाख रुपए था, जिनको वार्षिक पेंशन मिलता था, उसे बंद करवा दिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास में कि इसी ही के समय में, कौन के? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। इसी ही के समय में, मीन्स जो आपका वॉरेन हेस्टिंग्स है, उसके समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र लॉन्च हुआ था, यानी उसका प्रकाशन हुआ था, और वो था आपका द बंगाल गजट। और जो प्रकाशन किसने किया था? जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने। ओके, और इसी ही के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, और जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का जो मुकदमा था, यह तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत होते थे। और इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था, और इसका मुख्य जो न्यायाधीश था वह एलिजा इम्पे था। तो जो इन्होंने उच्च न्यायालय स्थापित किया था, उसका जो मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था? तो वो एलिजा इम्पे था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा था। किसको इस्तीफा देना पड़ा था? तो जो आपका एलिजा इम्पे था ना, इसको इस्तीफा देना पड़ा था। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगा करके न्यायालय में फांसी की सजा भी दिलवा दी थी। किसने दिलवाई थी? तो ये जो झूठा आरोप लगाया था, ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने लगाया था। एक ब्राह्मण था नंद कुमार, उस पर क्या करा था इसने? झूठा आरोप लगाकर उसे फांसी दिला दी थी। मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके तहत 1774 में कलकत्ता में क्या किया इन्होंने? उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी, और जिसका अधिकार क्षेत्र था कलकत्ता, मतलब सिर्फ कलकत्ता तक ही सीमित था इसका अधिकार। और कलकत्ता के बाहर के जो भी मुकदमे होते थे ना, ये तब सुनते थे जब दोनों पक्ष राजी होते थे। ओके,
देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से लेकर के 1782 ईस्वी तक, और द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था ये 1780 से 1784 ईस्वी तक चला, और ये वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही चला था। ओके, ये पूछा जा सकता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की जो संधि हुई थी ना 1782 में, एवं जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था ये मंगलोर की संधि जो 1784 में हुई थी इसके द्वारा समाप्त हुआ था। तो ये आपका इंपोर्टेंट बनता है कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है ये कौन सी संधि से समाप्त हुआ था ये युद्ध। तो जो सालबाई की संधि थी ये उससे समाप्त हुआ था, जो कब हुई थी 1782 ईस्वी में। और जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है इस कौन सी संधि से समाप्त हुआ था ये, तो ये मंगलूर की संधि से समाप्त हुआ था और 1784 ईस्वी में ये समाप्त हुआ था। ओके दोस्तों, तो ये बहुत इंपोर्टेंट है आपके पास में। और ये किसके समय में लड़े गए थे, तो ये लड़े गए थे वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो हुआ वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही पारित हुआ था। तो जो आपने पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में सुना होगा तो ये 1784 में आया था और ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही पारित हुआ था। इसी ही के काल में यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में ही 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की क्या करी थी, स्थापना भी इसी के काल में हुई थी। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब से देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की क्या करी थी, नियुक्ति की थी। किसने की थी, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। जितना भी लगान जितना भी टैक्स होता था उसके हिसाब की देखभाल करता था कौन, एक भारतीय अधिकारी जिसे राय रायन कहते थे, इसकी क्या करती थी, नियुक्ति। और इस पद को प्राप्त करने वाला जो पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजवल्लभ था। तो जो राजवल्लभ था यह राय रायन के लिए नियुक्त हुआ था और ये संपूर्ण लगान के हिसाब किताब की क्या करता था, देखभाल किया करता था। ओके, पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में पारित हुआ था इसके विरोध में इस्तीफा देकर के जब वॉरेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क के द्वारा उसके ऊपर महाअभियोग लगाया गया, परंतु 1795 में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। देखिए, जब वॉरेन हेस्टिंग्स है इसने क्या किया कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके विरोध करते हुए इसने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो इसी ही बात से कि नाराज होकर के इसने इस्तीफा कैसे दे दिया, इसे ऐसा नहीं करना था, ठीक है, अंग्रेजों का साथ देना था। तो इसलिए क्या हुआ, जब ये इंग्लैंड पहुंचा तो इस पे महाअभियोग चला दिया गया, ठीक है, और इसे कानून का उल्लंघन करने के इल्जाम में क्या कर दिया था, इस पे महाअभियोग चलाया था। परंतु हुआ क्या कि 1795 में ये निर्दोष साबित हो गया, यानी उसे आरोपी से टोटल मुक्त कर दिया था। फिर नोट दे रखा है आपको 1786 में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तादार की नियुक्ति की गई और जिसका कार्य सभी कानूनों के कागजों की देखभाल करना था। और इस पद पर जो प्रथम नियुक्त हुआ था उसका क्या नाम था, वो था आपका जेम्स ग्रांट। तो जो मुख्य सारिस्तादार था इसकी पद पर जो प्रथम नियुक्ति किसने पाई थी, तो जेम्स ग्रांट ने पाई थी। और ये जब आपका हेस्टिंग्स चला गया था उसके बाद ये लगान परिषद का पुनर्गठन हुआ था, ठीक है, और जब जाके ये नवीन अधिकारी इस पे नियुक्त हुआ था जिसका नाम था जो जेम्स ग्रांट था, ठीक है, जो पहला था वो जेम्स ग्रांट था और इसे बोलते क्या थे, मुख्य सारिस्तादार। ओके, और इसका काम क्या होता था, तो इसका काम होता था जितने भी कानूनों के कागज थे उनकी देखभाल ये क्या करता था। फिर नेक्स्ट है सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति थी, ठीक है, जिसे रिंग फेंस पॉलिसी कहते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स के से ही संबंधित थी। देखिए, जो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति थी ये भी किसके काल में आई थी, तो ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स से ही संबंधित थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में सर जॉन मैकफर्सन जो 1785 से 86 में रहा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जान लो कि इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 1786 से 1793 तक रहा और 1805 ईस्वी में भी रहा। और ये है जो आपका गवर्नर जनरल है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके समय में जिले के समस्त जो अधिकार थे वे कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे, ठीक है। जो जितने भी अधिकार थे ना, जिले के जितने भी अधिकार थे वो सारे किसको दे दिए थे, कलेक्टर के हाथों में सौंप दिए थे। और इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त करके उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतों, जिसमें से 3 तो बंगाल के लिए और एक बिहार के लिए क्या की नियुक्त कर दी। इसने किसने कर दी, तो ये कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया जो शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित था, ठीक है। क्या करवाया था इसने, तो इसने एक प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया था जो कि शक्तियों का क्या करता था, पृथकीकरण के सिद्धांत पर आधारित था। और ये करवाया था इसने 1793 में। 1793 में एक विनिमय के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। तो जो जिला कलेक्टर है उसको संग्राहक अभिकर्ता किसने बना दिया था, तो कॉर्नवालिस ने बना दिया था 1793 में। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में तो इसने वृद्धि कर दी, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस अधिकार प्राप्त जो जमींदार थे उनको इस अधिकार से क्या कर दिया, इसने वंचित कर दिया। तो किसने किया था, ये भी कॉर्नवालिस ने किया था। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर इसने क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया।
और जिला में जो पुलिस थाना होता है उसकी स्थापना करके एक दरोगा को उसका क्या बना दिया, इंचार्ज इसने बना दिया। तो ये किसने किया था, तो यह कॉर्नवालिस ने ही किया था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पुलिस व्यवस्था जो है किसके समय पे लागू हुई थी, तो ये जो हुई थी ये कॉर्नवालिस के समय पे हुई थी। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर, यानी कि जो डिप्टी कलेक्टर को ही अमीन कहते थे, से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। ओके, मतलब जो भारतीय थे उनके लिए सेना में या तो सूबेदार या जमादार, या फिर प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर या अमीन, अमीन बोले तो डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद इनको नहीं दिया जाता था। इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति को लागू किया था। तो ये पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त की जो पद्धति है वह किसके समय पे लागू हुई थी, तो कॉर्नवालिस के समय पे। और जिसके तहत क्या होता था कि जमींदार जो थे उनको अब भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को लगभग 10% जो है अपने पास वे रखा करते थे। इसके तहत जमींदार जो होते थे ये भू राजस्व का 90% जो है वो तो क्या करते थे, पे करते थे किसको, कंपनी को, और जो लगभग 10% होते थे उसको रखते थे अपने खुद के पास। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। स्थायी बंदोबस्त की जो पद्धति है ये तो लागू हुई थी किसके, कॉर्नवालिस के समय में, लेकिन जो इसकी योजना बनाई थी वो किसने बनाई थी, जॉन शोर ने बनाई थी। ठीक है, इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के जो भी उत्तरी जिले हैं उनमें लागू भी किया था इसने। किसने किया था, कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। मतलब जो जमींदार हुआ करते थे वह टैक्स की दर को यानी रेट को तय करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र थे ये। ठीक है, इनको तो एक निश्चित राशि है जो कंपनी को देनी पड़ती थी, उसमें से एक कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे, पर उसमें उत्पीड़न किसको झेलना पड़ता था, किसानों को। जो गरीब किसान थे उनको उनकी मेहनत का पैसा नहीं मिलता था, उनका पैसा लगान ज्यादा उन पे लगा करके उनसे वसूल लिया जाता था, क्योंकि ये लगान लगाने के लिए तो क्या थे, मतलब टैक्सेस लगाने के लिए तो ये तो पूरी तरह से स्वतंत्र थे। अब इनकी मर्जी है कितना टैक्स लगाएंगे। इसमें नियत तिथि पर राजस्व भुगतान नहीं करने पर जमींदार को उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। हाँ, एक चीज इसमें थी कि अगर जमींदार जो है वो नियत एक तिथि रखते थे, अगर उस तिथि पर इसने टैक्सेस कंपनी को नहीं दिए तब उस जमींदार को उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। भू राजस्व वसूलने की अन्य दो व्यवस्थाएं थी, एक तो रैयतवाड़ी थी और एक महालवाड़ी थी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपके पास में रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था कि किसानों के साथ में व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान के समझौते को रैयतवाड़ी कहा जाता था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। और 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था धारा महल जिले में पहली बार कर्नल रीड के द्वारा लागू की गई थी। तो सबसे पहले किसके द्वारा लागू की गई थी, तो कर्नल रीड के द्वारा। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में भी लागू कर दी गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो, जो मुनरो था ना, हेक्टर मुनरो, इसको मद्रास का गवर्नर नियुक्त भी कर दिया था। किसके लिए कर दिया था, कि ये व्यवस्था जो है चलती रहे सुचारू रूप से, इसलिए 1825 में ये व्यवस्था बंबई में भी लागू कर दी गई और 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई। अब इस व्यवस्था में होता क्या था, देखिए इसमें देख लेते हैं पहले। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न थी कि सरकार और किसानों के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। सबसे पहले तो ये देखिए, भूमि का जो स्वामित्व होता था वे किसानों को दे दिया जाता था, जिससे कि वे पूरी भूमि का विक्रय कर सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं। तो आपको ये बात तो सही लग रही होगी ना, आगे पढ़ते हैं आगे। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त भी की जा सकती थी और लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष के बाद पुनर्समीक्षा करने के लिए एक व्यवस्था की गई थी। राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना होता था, जो कि धन के रूप में देना होता था। मतलब जो टैक्सेस है उसके रूप में किसानों को उपज का, जो भी उनकी उपज हुई है उसका आधा भाग यानी उसका 50% भाग देना होता था, जो कि धन के रूप में देना होता था। किसके रूप में, मतलब इसमें उपज का कोई पार्ट नहीं था, धन देना होता, तो उसको बेचकर जो धन मिलता था उसके रूप में उनको देना पड़ता था। अभी रैयतवाड़ी व्यवस्था देखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई इनकी खुद की भूमि है और मतलब उसे गिरवी रख सकते हैं, बेच सकते हैं, मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र है वो, है ना। पर ऐसा नहीं था, मतलब वो सिर्फ देखने में लग रहा है आपको। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था कि ये लोगों ना, इनके इनको टैक्सेस तो पे करने ही होते थे, और टैक्सेस में भी ये है, जो जितनी भूमि होती थी ना उस भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर टैक्सेस लगते थे इनसे। मतलब जो भूमि होती थी उसका टैक्स ही लेते थे, जो उपज उस पे होती थी उस पे नहीं आधारित था। अगर मान लो उपज हो चाहे ना हो, टैक्स देना ही पड़ता था इनको, और जो नहीं देता था उसकी जमीन को जब्त कर लेते थे ये लोग। और जैसे कि भूमि है, भूमि का क्षेत्रफल है आपके पास में, बहुत बड़ी क्षेत्रफल की भूमि है लेकिन बंजर है, लेकिन फिर भी उसका हमें 50% तो देना ही पड़ेगा टैक्स। यानी जो सूखी भूमि होती थी उसका 50% और जो आर्द्र भूमि होती थी उसका 60% पे करना ही होता था। जो नहीं करता था उसकी किसान की जमीन उससे ले ली जाती थी। मतलब उसकी, किसान कह रहे हैं कि वो स्वतंत्र है, उसकी जमीन है, ऐसा बोला जा रहा है कि किसान की जमीन है, किसान स्वतंत्र है, उसे बेच सकता है, उसे रेंट पे दे सकता है, बट वो कहने में है, लेकिन उसमें पूरी व्यवस्थाएं किसकी लागू हो रही है, कंपनी की लागू हो रही है। टैक्सेस इतने लिए जा रहे हैं कि उनकी तो पे करते करते ही कमर टूट रही है।
मतलब उनको नुकसान ये हो रहा है कि भाई ना तो उपज हो रही है उनके पास में, और जितना धन उनके पास आ रहा है वो सारा टैक्स में जा रहा है, तो वो बचत तो वैसे ही नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो उनका बहुत उत्पीड़न होता था किसानों का। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एक है आपके पास में महलवाड़ी व्यवस्था। जो महल का शब्द का अर्थ होता है जागीर अथवा गांव। मतलब महल का मीन्स क्या होता है, एक पूरा संपूर्ण जो गांव होता है ना उसके लिए, यानी जागीर बोल दो या पूरा गांव बोल दो, तो ये महल शब्द उसी के लिए यूज हुआ है। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या फिर जागीर के जो मुखिया होते थे, या इनको लंबरदार भी कहते हैं, राजस्व वसूली का इनको आधार बनाया। 1822 में यह व्यवस्था लागू की गई थी। कौन सी? महलवाड़ी की जो व्यवस्था है ये 1822 में प्रारंभ हुई थी। और यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के कुछ भाग, तत्कालीन जैसे संपूर्ण पंजाब को ले लो आप, लागू की गई थी वहां पे। और इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों और पंजियों का प्रयोग किया गया था। मतलब इसे लागू करने के लिए क्या किया गया था? मानचित्रों और पंजियों का प्रयोग किया गया था। इस व्यवस्था का जो जन्मदाता है उसको क्या बोलते हैं? हाल्ट मैकेंजी। तो हाल्ट मैकेंजी जो है महलवाड़ी व्यवस्था जो थी इसका जन्मदाता माना जाता है। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था। कितना भाग था? तो लगान का 2/3 भाग था, और बाद में इसे घटा करके इसका उत्पादन का कितना कर दिया? 50% कर दिया, यानी आधा भाग कर दिया कि अब उत्पादन का 50% देना होगा। और पहले कितना था? पहले 2/3 था, और फिर उसको और घटा दिया और कितना कर दिया? 50% कर दिया। महलवाड़ी में क्या होता था? गांव का होता था मुखिया, और मुखिया को होता था वो, उस मुखिए से क्या करते थे? ये पैसा वसूल करते थे, यानी लगान वसूल करते थे ये। और उसका ही फर्ज होता था, मतलब उसी मुखिया का फर्ज होता था कि वो पूरे जो गांव है, महल है, वहां से क्या करेगा? मतलब एक महल में कई सारे गांव आते थे, फिर वहां से ये लगान को इकट्ठा करते थे और फिर कंपनी को ट्रांसफर करते थे। जो नहीं देता था उसको सजा मिलती थी। जो और इनके हाथ में ये भी था कि किस किसान से ये जब्ती कर सकते हैं। मतलब ये मुखिया के हाथ में था कि कोई किसान को अगर ये जमीन से बेदखल करना चाहे ना तो वो कर सकते हैं, स्वतंत्र थे पूरी तरह से। कंपनी ने उनको पूरा अधिकार दे रखा था। यानी किसानों के साथ तो फुल उत्पीड़न है, चाहे आप कोई सी भी व्यवस्था लाओ, किसानों के साथ तो फुल उत्पीड़न करने की व्यवस्थाएं बनाई हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को लाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, इनसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स को वसूला जाना, बस मेन इनका उद्देश्य यही था। क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि भू राजस्व संग्रह करने की विधियां दे रखी हैं, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। जैसे आपको दे रखा है यहाँ क्षेत्रफल, तो जमींदारी के लिए तो कितना था? 90%। 51% जो था वो रैयतवाड़ी के लिए, और महलवाड़ी के 30% क्षेत्र के लिए। पक्ष की बात करें तो यह जमींदारों के लिए था कि जमींदार जो देते थे, किसानों से सीधा लिया जाता था वो रैयतवाड़ी में आता था, और मुखिया या लंबरदार जो पे करवाते थे वो था महलवाड़ी। योजनाकार लॉर्ड कॉर्नवालिस व जॉन शोर रीड और थॉमस होल्ट मैकेंजी और मुनरो, ये सभी क्या थे? ये योजनाकार थे जिन्होंने योजना बनाई थी, ये व्यवस्थाएं लागू करवाई थी। ठीक है, तो एक तो जॉन शोर रीड था, थॉमस होल्ट मैकेंजी था, मुनरो था, कॉर्नवालिस था। ठीक है, कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता था। मतलब जो कॉर्नवालिस है इसे क्या कहा जाता है? नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ये कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं सर जॉन शोर की, और इसका कार्यकाल है 1793 से 98 ईस्वी। इसने हस्तक्षेप नीति अपनाई, और इसी ही के कार्यकाल के दौरान 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने की बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित कर दिया। मतलब इसके काल में क्या हुआ था कि अगर जब नवजात कन्याओं की हत्या कर दी जाती थी तो उसको बाकी हत्याओं के समान ही माना जाता था, और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलती थी। ठीक है, मतलब नवजात कन्याओं को की हत्या उसके लिए मामूली नहीं थी। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड वेलेजली की। 1798 से और 1805 इसका कार्यकाल रहा, और इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी। किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने की थी। सहायक संधि की पद्धति इसने शुरू करी थी। और भारत में सहायक संधि का जो प्रयोग है वह वेलेजली से पूर्व एक फ्रांसीसी गवर्नर हुआ था, डुप्ले, इसने किया था। मतलब जो सहायक संधि का जनक भी पता है हम किसको कहते हैं? तो जो सहायक संधि का जनक हम डुप्ले को ही मानते हैं, और एक फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली भी आपका इंपॉर्टेंट है, और इसने सहायक संधि पद्धति शुरू की थी। जबकि इसका प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग किया था वेलेजली से पहले डुप्ले ने, जो कि एक फ्रांसीसी गवर्नर था। सहायक संधि करने वाले जो राज्य थे वे कौन कौन से थे? एक तो आपका था हैदराबाद जिसने 1798 ईस्वी में की, मैसूर था जिसने 1799 ईस्वी में, और तंजौर जो कि आपके तमिलनाडु के साइड का पड़ता है, ये का तट पे तंजौर पड़ता है, ये अक्टूबर 1799 में। और अवध जो लखनऊ वाला हिस्सा है ना उसको बोलते हैं अवध, पुराना नाम है उसका, तो ये 1801 ईस्वी में। और एक पेशवा जो कि दिसंबर 1802 ईस्वी में। उसके बाद बरार एवं भोसले जो कि दिसंबर 1803 ईस्वी में। और जो सिंधिया है आपका 1804 ईस्वी में। एवं जो अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य थे उसमें एक तो आपका जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी और भरतपुर, ये सभी सहायक संधि करने वाले थे। तो कौन कौन से थे सहायक संधि में? हैदराबाद था, मैसूर था, तंजौर था, अवध था, पेशवा, बरार एवं भोसले,
सिंधिया, उसके बाद जो थे वो जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी और भरतपुर, ये सभी क्या थे, जिन्होंने सहायक संधि को अपनाया था। आगे एक नोट दिया गया है कि इंदौर के जो होलकर थे, इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सहायक संधि को किसने स्वीकार नहीं किया था, तो जो इंदौर के होलकर थे उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था, और कब मारा गया था, ये 1799 ईस्वी में मारा गया था, और ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके शासनकाल के दौरान 1804 ईस्वी में नियम 3 के अंतर्गत शिशु वध को बाकी हत्याओं के तरह ही मानते हुए दंड का प्रावधान दे दिया गया था। ठीक है, तो ये भी इंपोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि इस ही ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में जो भर्ती किए गए युवक हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए एक फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या की थी, स्थापना की थी। किसने की थी ये स्थापना, तो जो आपका लॉर्ड वेलेजली था, इसी ने ही विलियम जो कॉलेज है इसकी स्थापना की थी, फोर्ट विलियम कॉलेज की। और ये जो युवक जो प्रशिक्षण लेने के लिए यहाँ आते थे, नागरिक सेवा में जो भर्ती होने वाले थे उनमें, और कलकत्ता में ये स्थापना की थी, और कब की थी, 1800 ईस्वी में की थी, जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा था। आगे आपको नोट दिया हुआ है कि 1806 ईस्वी में भारत भेजे जाने वाले जो प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हैलेबरी में, इंग्लैंड का एक स्थान है हैलेबरी में, एक ईस्ट इंडिया कॉलेज भी खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष तक प्रशिक्षण देने की क्या थी, व्यवस्था की गई थी। यह स्वयं को बंगाल का क्या कहता था, शेर कहता था। कौन, लॉर्ड वेलेजली जो आपका था, यह अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। किसकी, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। तो इसकी एक ही लाइन दे रखी है, इसके मतलब इसको हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन 1805 में इसका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, लेकिन इसकी बहुत जल्दी ही मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास में सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो की बात करें तो 1805 से लेकर 1807 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। 1806 ईस्वी में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। किसके काल की है ये सिपाही विद्रोह, जो वेल्लोर में हुई थी, तो ये 1806 की जो घटना है सर जॉर्ज बार्लो के समय की बात है। अब बात करते हैं हम लॉर्ड मिंटो की, और वो भी लॉर्ड मिंटो प्रथम की बात करते हैं। इसका कार्यकाल है 1807 से और 1813 ईस्वी। इसके काल में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच में 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है, और इसकी मध्यस्थता कौन करता है, तो चार्ल्स मैटकॉफ करता है। और इसी ही के समय में एक चार्टर एक्ट था 1813 ईस्वी का, वो पास हुआ था। तो किसके समय में हुआ था, तो ये लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ था, और ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, इसे लर्न कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो जो रंजीत सिंह था इसने संधि की थी, अमृतसर की संधि जो अंग्रेजों के बीच हुई थी, और कब हुई थी वो, 25 अप्रैल 1809 को। और जो मध्यस्थता कर रहा था जो अंग्रेज सिपाही, वो कौन था, तो चार्ल्स मैटकॉफ था। और चार्टर जो था कौन सा, 1813 वाला चार्टर किसके समय में पारित हुआ था ये, तो ये भी लॉर्ड मिंटो के समय में ही आया था। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंगस की। तो 1813 ईस्वी से लेकर के और 1823 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा, और इसी ही के समय आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से और 16 ईस्वी तक चला, इसी के समय में हुआ था, किसके, लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में। और इसमें नेपाल के जो अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। ओके, और मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच में संगोली की जो संधि है उसके द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का क्या हुआ था, अंत हुआ था। तो जो संगोली की संधि है कब हुई थी, तो मार्च 1816 ईस्वी में हुई थी। एक तो गोरखों और अंग्रेजों के बीच हुई थी, और किसके काल में हुई थी, तो लॉर्ड हेस्टिंगस के काल में ही यह हुई थी। कौन सी संधि, संगोली की संधि। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके समय में ही पिंडारियों का दमन कर दिया गया था, और पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद, चीतू और करीम खां थे। कौन कौन थे, एक तो चीतू था, एक करीम खां था, और एक वासिल मोहम्मद था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि जो मराठा की शक्ति को अंतिम रूप से जो नष्ट कर दिया था वो इसी ने ही कर दिया था। किसने कर दिया था, तो जो लॉर्ड हेस्टिंगस था इसी ने ही मराठाओं की शक्ति को भी अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था। और इसने प्रेस पर, जो प्रेस होता है ना, इसके ऊपर लगे प्रतिबंध को समाप्त करके प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम भी बनाए थे। तो किसने बनाए थे ये, तो ये लॉर्ड हेस्टिंगस ने बनाए थे। ठीक है, तो प्रेस पर प्रतिबंध को समाप्त किसने किया था, लॉर्ड हेस्टिंगस ने किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस ही के समय 1822 ईस्वी का नैन्सी एक्ट या काश्तकारी जो अधिनियम है वह लागू हुआ था। कौन सा अधिनियम लागू हुआ था, तो नैन्सी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम 1822 में किसके समय में लागू हुआ, तो लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट की। तो लॉर्ड एमहर्स्ट की बात करें तो इसका जो कार्यकाल है 1823 से और 1828 ईस्वी रहा। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, जो कि बर्मा कहां पड़ता है आपका, म्यांमार में।
तो जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था ये 1824 से लेकर 1826 तक चला था। फिर नेक्स्ट 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच में यानडब्बू की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? तो यानडब्बू की संधि हुई थी। किसके काल में हुई थी? तो एमहर्स्ट के काल में हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं 1824 ईस्वी की। तो बैरकपुर का जो सैन्य विद्रोह है वो इसी ही के समय में हुआ था। तो ये किसके समय में हुआ था? जो बैरकपुर का सैन्य विद्रोह है ये लॉर्ड एमहर्स्ट के ही समय में हुआ था। और जो यानडब्बू की संधि है ये भी इसी के काल में हुई थी। और जो आंग्ल बर्मा युद्ध था प्रथम वाला 1824 से 26 तक ये चला था, तो ये भी लड़ा गया था किसके काल में? लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में। बात करते हैं हम नेक्स्ट गवर्नर की। तो नेक्स्ट है हमारे पास में लॉर्ड विलियम बेंटिक। इट्स वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसका कार्यकाल की तरफ। तो 1828 से 1835 इसका कार्यकाल रहा। 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था और इसी के समय में 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने और वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। मतलब क्या होता था, पहले जो लोग थे वे जातियों को, मतलब जैसे जातियां तो अभी भी सब लोग कम्युनिटी को बहुत ज्यादा मानते हैं कि हम इस कास्ट के हैं, हम इस कास्ट के हैं, तो ये गलत है। ठीक है, हमें सभी को समानता से रहना चाहिए, समान मानना चाहिए सभी को, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। लोग क्या करते थे, पहले अपने माथे पर तिलक लगा के रखते थे कि जिसका जो कास्ट होता था वो उसी कलर का अपने तिलक लगा के रखता था। तो इस लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया कि इसने इसे समाप्त करने के लिए कहा और कानों में ये बालियां भी पहनते थे अपने पहचान के रूप में। तो इसी पर क्या कर दिया था, तो वेल्लोर के सैनिक जो थे इन्होंने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो ये तो अच्छा काम कर रहा था ये विलियम बेंटिक। फिर बात करते हैं आगे कि 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि ऐसा वो कौन सा एक्ट था आपके पास में जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और वे कौन बना था? तो कौन बना था आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल? तो ये बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। ठीक है, और चार्टर एक्ट कौन सा था? 1833 का चार्टर एक्ट था जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया गया था भारत का गवर्नर जनरल। और आपका पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वे था आपके पास में विलियम बेंटिक हुआ। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। अगर आपसे क्या पूछा जाए, देखिए भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आ जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो हमने पढ़ा था ना वॉरेन हेस्टिंग्स को, तो यह था। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक है, सती प्रथा को तो आप सभी जानते हैं, जिसमें जब पति मर जाता था तो जो उसकी विधवा होती थी वो क्या करती थी, वो अपने आप को आग में सौंप देती थी अपने पति के साथ। तो ये प्रथा थी, अगर वो ना भी करना चाहे ना तो लोग करवा देते थे, उसको जबरन करा देते थे। तो ये इस चीज पर रोक लगाई किसने थी? तो इस पर रोक लगाई थी राजा राम मोहन राय और इसके सहयोग से, कौन से? बेंटिक के सहयोग से। तो जो विलियम बेंटिक था और राजा राम मोहन राय था, इनके सहयोग से 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। और बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून भी बना करके 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने पर अवैध घोषित कर दिया था। ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट नोट दे रखा है आपको कि अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। तो किसने भी किया था? तो ये आपके जो अकबर था और जो मराठा पेशवा थे, इन्होंने भी क्या किया था? सती प्रथा पर रोक लगाने का पूरा प्रयास किया था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम विलियम बेंटिक के। तो बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में एक ठगी प्रथा होती थी उसको समाप्त कर दिया था। और जो ठग था देवी काली की क्या करते थे? पूजा करते थे। जो ठग हुआ करते थे वो किसकी पूजा करते थे? तो देवी काली की पूजा करते थे। और विलियम बेंटिक ने क्या कर दिया था कि कर्नल स्लीमैन था, इसकी हेल्प से 1830 में इस ठगी प्रथा को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता में एक कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की भी क्या की थी? स्थापना की थी। यानी कि इस बेंटिक ने काफी अच्छे काम किए थे, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये बेंटिक ने की थी। और कब की थी? तो 1835 में की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस ही के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन, विधि आयोग जिसे हम बोलते हैं लॉ कमीशन, ने कानूनों के कोडीकरण का क्या किया? प्रयास किया। देखिए जो ये मैकाले था, इसी की अनुशंसा पर जो अंग्रेजी है उसे शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। एक नोट दिया गया है कि भारतीय शिक्षा पर मैकाले का जो कार्यव्रत 1835 ईस्वी को भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है। मतलब जो मैकाले है उसी ही के जो कार्यव्रत जो उसने कार्य किए थे 1835 ईस्वी में, जब ये अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया है इसने, उसी से ही पाश्चात्य शिक्षा का क्या माना जाता है? प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को क्या कर लिया था? हड़प लिया था। तो किसने हड़पा था? तो बेंटिक ने हड़पा था 1831 ईस्वी में एक तो मैसूर तथा 1834 में किसको? कुर्ग को और मध्य कचेर को क्या कर लिया था? हड़प लिया था।
इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया था। किस पर किया था? उत्तरदायी पदों पर भारतीयों को नियुक्त किया था। किसने? बेंटिक ने। और इसके ही समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का पद था और 700 रुपए इसमें प्रतिमाह तनख्वाह मिलती थी। तो जो सदर अमीन का जो पद था, ये 700 रुपए जिसमें तनख्वाह मिलती थी, ये किसके काल में हुआ था? तो बेंटिक के काल में ही ये उच्चतम पद भारतीयों को दिए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके समय कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग तथा जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। और इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। तो किसने लगाया था? तो ये आपके बेंटिक ने लगाया था। नेक्स्ट बात करते हैं चार्ल्स मैडकॉफ की। 1835 से 1836 तक इसका कार्यकाल रहा था और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर जो प्रतिबंध था उसे क्या कर दिया था? हटा दिया था। और इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता हम कहते हैं किसको? चार्ल्स मैडकॉफ को। नेक्स्ट आगे बात करते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें तो 1836 से 1842 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा और इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जो कि 1839 से और 42 ईस्वी तक चला था। तो किसके काल में चला था? यह है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो यह लॉर्ड ऑकलैंड के काल में चला था। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी करवाई थी। किसने करवाई थी ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत? कलकत्ता से लेकर के और दिल्ली तक। तो ये 1839 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाई थी। और इसी ही के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की जो अनुमति है ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी। तो किसके समय में प्रदान की थी? तो ये भी आपके ऑकलैंड के समय में ही प्रदान की थी। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड एलन बरो की बात करें तो 1842 से और 1844 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। और जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ ना समाप्त, वो इसी ही के काल में हुआ था, समाप्त हो गया था इसके काल में। ठीक है। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो जो सिंध था इसे कब मिला लिया गया था? तो अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से मिला लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। क्या कथन है? कि वह अफगानी जो थी वह किसके तूफान की पूंछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन इसी ही के समय में हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि दास प्रथा का जो उन्मूलन किया गया था वो किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड एलन बरो के काल में। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा इसमें स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित किया गया। ओके। नेक्स्ट आपको नोट दिया गया है कि रविवार की जो छुट्टी की शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? तो 1843 ईस्वी में ही ये हुई थी। और किसके काल में हुई होगी फिर ये? तो ये हुई थी आपके लॉर्ड एलन बरो के काल में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में लॉर्ड डलहौजी और इसका जो कार्यकाल रहा 1848 से 1856 ईस्वी तक रहा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करें जो कि 1848 से और 1849 ईस्वी तक यह चला तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हुआ था 29 मार्च 1849 को। यह हमने पढ़ा था ना फ्रेंड्स कि पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था। कब हुआ था? तो ये डेट भी बताई थी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 मार्च 1849 को पंजाब का पूरी तरह से विलय हो गया था ब्रिटिश शासन में। एक जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा था कोहिनूर, इसको महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। मतलब जो पंजाब को जीत लिया था इन्होंने पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, तब जगत प्रसिद्ध जो कोहिनूर का हीरा था इसको महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए थे, जिसमें पहला था आपके पास में रामनगर का युद्ध जो कि 16 नवंबर 1848 को लड़ा गया था और यह युद्ध अनिर्णित रहा था। ठीक है, इसमें ना कोई जीत और ना कोई हार हो पाई थी। दूसरा आपका युद्ध था चिलियालावाला का युद्ध और ये 13 जनवरी 1849 को हुआ था और यह भी कैसा रहा था? अनिर्णित रहा था। फिर तीसरा युद्ध था आपका गुजरात का जो कि चिनाब नदी के किनारे है युद्ध हुआ था और यह 12 मार्च 1849 ईस्वी को यह युद्ध हुआ और इसमें सिखों की बुरी तरह से क्या हो गई थी? हार हो गई थी। और इसी ही युद्ध के बाद क्या हुआ था कि पंजाब पूरी तरह से इनके हवाले में आ गया था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। बर्मा आपका कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। तो ये द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध है ये 1852 ईस्वी में लॉर्ड बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में क्या कर लिया था? इन्होंने मिला लिया था। किसने मिला लिया था? ब्रिटिशियों ने मिला लिया था। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ में दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके इसे सन 1850 ईस्वी में अपने अधिकार में ले लिया। ये डलहौजी क्या करता था? ये हड़प की नीति अपनाई इसने और हड़प की नीति से ये ऐसे ही आरोप लगा करके या कुशासन का आरोप लगा देता था या दुर्व्यवहार का इसने जैसे आरोप लगा दिया और उनको क्या कर लेता था? राज्यों को हड़प लेता था। तो इसने अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प की नीति किसके काल में आई थी या कौन था हड़प नीति का जनक, तो वो आपका आ जाएगा लॉर्ड डलहौजी।
नेक्स्ट है कि 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की भी इसने क्या की थी, स्थापना की थी। किसने की थी? डलहौजी ने। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका मेन टारगेट क्या था इस इनाम कमीशन को लाने का? तो जो भी भूमिकर रहित जागीरें थी उनका पहले तो पता लगाता था कि कौन कौन सी भूमिकर रहित जागीरें हैं, और फिर उनको क्या कर लेता था, छीन लेता था दोस्तों। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यपगत सिद्धांत था इसका, और वो कौन सा था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके कारण ये अधिक चर्चा में रहा था। और आप याद रखना दोस्तों, जो मैंने हड़प नीति का आपको बताया है उसी को कहते हैं व्यपगत सिद्धांत, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये इसकी नीति थी, ठीक है। और इसी नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में इसने बहुत सारे राज्यों को विलय कर लिया था। अब सबसे पहला विलय राज्य कौन सा था? तो सबसे पहले इसने किसको विलय किया था? सतारा राज्य को, और 1848 में यह इसे विलय कर लिया था। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, कि जो पहला राज्य है वे कौन सा हड़पा था इसने? तो वो था सतारा, 1848 में। उसके बाद जैतपुर जो कि बुंदेलखंड वाला है, और संबलपुर जो उड़ीसा में है, 1849 ईस्वी में इसने हड़पा। एक था बघाट जो कि हिमाचल प्रदेश में, 1850 में इसे हड़पा था। फिर नेक्स्ट था उदयपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, इसे 1852 ईस्वी में। और इसने झांसी को भी हड़पा था 1853 ईस्वी में। और नागपुर को इसने हड़पा था 1854 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में जो अवध है आपका, लखनऊ वाला हिस्सा, उसे इसने कुशासन का आरोप लगाया और अंग्रेजी राज्य में क्या कर लिया? विलय कर लिया दोस्तों। और उस समय अवध का जो नवाब था वे कौन था? तो वे था आपके पास में वाजिद अली शाह। उसका क्या नाम था? वाजिद अली शाह था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको एक नोट दिया गया है कि 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का जो संस्थापक था वह सैआदत खां था। कौन था? सैआदत खां था। और 1856 ईस्वी में इसने तोप खानों के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ में क्या कर दिया था? ट्रांसफर कर दिया था, उसका स्थानांतरित कर दिया था। किसको? कलकत्ता से मेरठ में स्थानांतरित कर दिया था। तोप खाने का जो हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था। सेना का मुख्यालय शिमला में क्या कर दिया था? स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया था। तो याद रखना दोस्तों कि जो वुड डिस्पैच है इसको लागू किसने किया था? तो डलहौजी ने ही किया था। और इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल और प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज होता था। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास और बंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक भी क्या कर दिया था? नियुक्त कर दिया था। मतलब डायरेक्टर जो है वहां नियुक्त कर दिया था। कहां कहां पे? एक तो कलकत्ता में किया था इन्होंने, मद्रास में और बंबई में, ठीक है। और इन विश्वविद्यालयों को बनाया, साथ में क्या किया? यहाँ पे जो डायरेक्टर्स होते हैं, निदेशक हैं, उनकी क्या कर दी थी? नियुक्ति कर दी थी। नेक्स्ट बात करें तो डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। तो रेलवे का जनक किसको माना जाता है? तो डलहौजी को ही माना जाता है। फिर इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को, कब? 16 अप्रैल 1853 को बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेलवे चलाई थी। कब चलाई थी? तो ये चलाई थी 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है। नेक्स्ट है सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। क्या हुआ था? तो नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। और भारत में पहली बार जो डाक टिकट का जो प्रचलन हुआ था ना, वो भी किसने ही प्रारंभ किया था? इसी डलहौजी ने। अब दोस्तों देखने में तो लग रहा है ना कि जो अंग्रेज थे कितनी अच्छी अच्छी चीजें करके गए थे, पोस्ट ऑफिस खोला, डाक टिकट खोला, रेलवे लाइन चलाई, बट ये इन्होंने अपने खुद के फायदे के लिए की थी। अब हमारे लिए ये चीजें फायदेमंद है, बट जो ये पहले इन्होंने सब चीजें की थी ये खुद के फायदे के लिए ये करते थे। इनका जो परिवहन है वो क्या हो सके? आसान हो सके, ठीक है, और इनकी जो सुविधाएं इनको मिल सके। तो इसीलिए ये पूरा शासन करना चाहते थे हमारे भारत पर, इसलिए इन्होंने ये सब चीजें करी थी, ठीक है। इनको भी नहीं पता था कि इनको वापस भेज दिया जाएगा। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की क्या की थी? स्थापना की थी। अगर क्वेश्चन आता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की, तो ये भी आपके डलहौजी ने की। 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की भी क्या की थी? स्थापना की थी। इस ही के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई थी। तो सबसे पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा किसके काल में शुरू हुई थी? तो डलहौजी के काल में हुई थी। कहां से लेकर कहां हुई थी? तो कलकत्ता से आगरा के बीच, और 1853 में यह हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। तो किसने बनाया था? तो डलहौजी ने बनाया था शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया। और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, और जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई, ठीक है दोस्तों। जितने भी चार्टर एक्ट है ना, ये सभी आप सभी के लिए क्या है? इंपोर्टेंट है, ये सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको नेक्स्ट नोट दिया गया है इसमें
पहला नोट है आपका कि सत्येंद्र नाथ टैगोर वे पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। तो कौन थे वे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 1922 ईस्वी में इलाहाबाद जो कि भारत का हिस्सा है एवं लंदन दो ही स्थानों पर साथ साथ क्या हुई थी? सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। मतलब भारत में के इलाहाबाद में और लंदन में दोनों ही जगह पर सिविल सेवा परीक्षा का क्या किया गया था? आयोजन किया जाने लगा था। और डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी क्या किया था? प्रयास किया था। तो कितने कार्य डलहौजी के समय में हुए थे? तो डलहौजी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हम वीडियो को आज यहीं के लिए विराम देते हैं। नेक्स्ट आपको अगली सीरीज में मिलेंगे। और जिसको भी वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी सजेशन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।